क्या हाल है क्लास टेंथ। आई होप तुम्हारी क्लासेस बढ़िया चल रही होंगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर लाइट। तो लाइट में सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं कि लाइट क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि लाइट क्या है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने पर हेल्प करती है। इसके बाद टॉपिक है रे ऑफ लाइट। तो देखो, कोई भी लाइट के सोर्स से जब लाइट बाहर को निकलती है, उस लाइट के डायरेक्शन में जब हम कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। अगला टॉपिक आता है हमारे पास बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है कि किसी भी सोर्स से जब लाइट रेज बाहर को आ रही हैं तो इन ग्रुप ऑफ लाइट रेज को, ये पूरे ग्रुप ऑफ लाइट रेज को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। अब ये लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। फिर दो लाइट रेज और होती हैं, एक डाइवर्जेंट और एक कन्वर्जेंट। जब भी किसी सोर्स से लाइट निकल रही हो और वो फैल रही हो इस तरीके से तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और अगर लाइट रेस किसी भी एक पॉइंट पर जाके इकट्ठा हो रही हो तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सेम सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट मीन्स किसी भी सरफेस से, अगर ये सरफेस है, इस पे लाइट रे आ रही है और आने के बाद वो टकरा के वापस चलेगी। तो किसी भी सरफेस से लाइट रे का आना और टकरा के वापस चलेना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं। देखो, जो लाइट रे आती है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो टकरा के वापस चले जाती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे दोनों टकरा रहे होते हैं वहां पे एक सीधी लाइन डाली जाती है परपेंडिकुलर, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस। किसी भी सरफेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको आप नॉर्मल बोल देते हो। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि किसी भी सरफेस पे जो नॉर्मल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि एक यहाँ डला है तो यहाँ भी कहीं पे भी डल सकता है। ठीक है, तो पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन पे होने चाहिए। दूसरा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, आने वाला जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ वो इंसिडेंट, और जो जाने वाला होगा वो रिफ्लेक्शन का एंगल होगा। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो अगर ये 45 है तो ये वाला भी हमारे पास 45 भी होगा। ठीक है, अब लाइट रे जिस सोर्स से आ रही हैं वो उसको तो आपने ऑब्जेक्ट बोल दिया, लेकिन जो टकराने के बाद चीज बनेगी उसको तो तुम क्या बोलोगे, इमेज। ऑब्जेक्ट तो वो चीज है जो लाइट को हमें दे रही है, जो फेंक रही है। उसके बाद जो चीज रिफ्लेक्शन के बाद बनती है उसको आप इमेज कहते हो। और इमेज दो टाइप की होती है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब होता है ऐसी इमेज जिसको आप स्क्रीन पर ले सकते हो, जैसे कि जो मूवी हॉल में चलती है। जो जब मूवी हॉल में आपको मूवी देखनी होती है तो आपको एक स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, प्रोजेक्टर को एक स्क्रीन पे डालना पड़ेगा, उस इमेज को आप रियल इमेज बोलोगे। वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज होती है जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे कि ड्रेसिंग मिरर के आगे आप अगर खड़े हो तो जब तक तुम खड़े हो तभी तक वहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ओके, अब देखो रिफ्लेक्शन भी जो है ना वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है हमारे पास इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो किसी स्मूथ सरफेस से होता है, जैसे प्लेन सरफेस है। इससे एक साइड से इंसिडेंट आएगी और दूसरी साइड रिफ्लेक्ट होके चले जाएगी, इंसिडेंट आएगी रिफ्लेक्ट होके चले जाएगी, तो इसको आप रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलोगे। लेकिन अगर बाय चांस कोई ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, अनइवन रफ सरफेस है, तो एक साइड से लाइट आई टकरा के चलेगी, पर एक साइड से लाइट फिर आई पर जाते हुए दूसरी साइड से निकल गई। इंसिडेंट की लाइट रे तो अभी भी उधर कोई है पर रिफ्लेक्शन वाली की डायरेक्शन बदल रही है, इसको बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, तो अब समझते हैं मिरर। मिरर जो है हमारे पास वो होते हैं तीन टाइप के, जिसमें सबसे पहला मिरर होता है प्लेन मिरर। ठीक है, नोट्स तुम्हें टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे तो तुम वहां से ले सकते हो। प्लेन मिरर कहता है कि एक ऐसे सर्फ मिरर जिसमें ऑब्जेक्ट मिरर से जितना आगे होगा, मान लो 20 सेंटीमीटर है, तो इमेज भी
उतने ही सेंटीमीटर पीछे जाएगी। ठीक है, तो प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसमें ऑब्जेक्ट मिरर से जितना आगे होता है, इमेज भी उतनी ही पीछे बनती है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, जो प्लेन मिरर होता है उसका जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। क्या होती है फोकल लेंथ, अभी आगे सुन लोगे। तो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है स्पेरिकल मिरर। देखो, एक ग्लास की जो शेप है, हमने एक स्पेरिकल शेप ले ली, तो हमने एक स्पेरिकल शेप का ग्लास ले लिया। इस ग्लास को हमने कट करके क्या बना लिए, मिरर। एक स्पेयर के ग्लास को काट के, हॉलो स्पेयर होना चाहिए, हाँ, खोखला एक स्पेयर है, उसको काट के हमने आगे जाके क्या बना लिए, मिरर। तो इस टाइप के मिरर को हम क्या बोलते हैं, स्पेरिकल मिरर। ये दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। अब देखो, हमने कहा था कि हमारे पास एक स्पेयर है, इसको हमने बीच से काट लिया, तो अब इसके दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा कुछ ऐसा हो गया है, एक हिस्सा कुछ ऐसे हो गया है। अब हमने क्या करा, इस वाले मिरर के अंदर साइड से पेंट कर दिया, सिल्वर कोटिंग कर दी, और उसके ऊपर फिर रेड पेंट कर देते हैं ताकि सिल्वर कोटिंग खराब ना हो। इसके बाहर साइड से पेंट कर दिया, तो फिर जिसके हमने बाहर साइड से पेंट करा है ये, तो उसका रिफ्लेक्शन कौन सी साइड से होगा, अंदर से। इसकी लाइट रे टकरा के अंदर से आएंगी, तो इसको हम बोलते हैं कि ये कॉनकेव मिरर है। और जिसके अंदर साइड से पेंट किया तो रिफ्लेक्शन बाहर की साइड से होगा, तो इसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर भी होता है, मतलब ये लाइट रे को इकट्ठा करता है। और कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है, मतलब ये लाइट रेस को फैलाता है। तो ये दो चीजें तुम्हें पता होनी। अब मिरर के बारे में जो भी मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना। मेमोराइज तो तुम कर लोगे डेफिनेशंस को, पर किसका क्या मतलब है वो बहुत ध्यान से समझना। देखो, ये मैंने एक मिरर लिया, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। अब तुम्हें इसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए वो चीज तुम ध्यान से समझो। सबसे पहली चीज, हर मिरर का एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम लोग पोल बोलेंगे। ठीक है, मिरर का जो सेंटर पॉइंट है उसको तुम पोल बोलोगे। उसके बाद मैंने मिरर बनाया किससे था, एक स्पेयर से, तो उस स्पेयर का भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा। तो जिस स्पेयर से ये मिरर बना था उस स्पेयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये देखो, यहाँ पे क्या आएगा, पोल, यहाँ पे क्या आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल किसका सेंटर है, मिरर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका सेंटर है, उस स्पेयर का जिससे मिरर को कट करके बनाया था। अब जैसे ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला देंगे तो एक लाइन सीधी पास होगी ऐसे, इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी बात समझ में आई होगी। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एक मिड में एक पॉइंट आता है, और उस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड में एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं फोकस। उसके बाद पोल से लेकर फोकस तक की जो दूरियां हैं, स्मॉल एफ, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। पोल से लेकर फोकस तक की जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तुम्हें ये बात याद रखनी है, सारी दूरियां पोल से नापी जाएंगी, ऐसे नहीं नापोगे, ऐसे नापोगे। तो जो भी डिस्टेंस नापनी हो पोल से नापोगे। उसके बाद पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी होती है उसको हम आर लिखते हैं, और इस आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कौन सी रेडियस होगी, उस स्पेयर की रेडियस जिससे आपने इस मिरर को बनाया था, तो ये उसकी रेडियस होगी। ठीक है, नेक्स्ट, मिरर के अपर पोर्शन को लोअर पोर्शन से जब तुम मिलाओगे, ये इसको हम एपरेचर बोलेंगे। ठीक है, अपर पोर्शन को लोअर पोर्शन से जब मिलाओगे इसको हम क्या बोलेंगे, एपरेचर बोलेंगे। ठीक, अब अगर फिजिकली तुम मिरर को ध्यान से देखोगे, जब भी तुम
कॉनकेव मिरर को छुओगे, टच करोगे, तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि बीच से वो अंदर जा रहा है, फिर साइड से थोड़ा मोटा हो रहा है, ऐसे बाहर को आ रहा है। ऐसे ही जब तुम कॉन्वेक्स मिरर की बात करोगे तो वो कुछ ऐसा है। तो तुम जब उसको टच करोगे तुम्हें बीच में ऐसा लगेगा कि बाहर को आ रहा है, और साइड में ऐसा लगेगा कि वो अंदर को जा रहा है। तो ऐसे महसूस करके भी तुम उसको पता कर लोगे। ठीक है, आई होप कि ये टर्म्स तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। ये इन टर्म्स की डेफिनेशंस हैं जिसको तुम ऑब्वियस सी बात है याद कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, तुम इनको आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है तुम लोगों ने कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ के डबल होती है। तो अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद समझो लेटरल इन्वर्शन। लेटरल इन्वर्शन का मतलब होता है जैसे मिरर में लेफ्ट साइड राइट साइड में अपेयर होती है और राइट साइड लेफ्ट में, जैसे उल्टा दिखता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल तुमने एक वर्ड लिखा एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को देखोगे तो वो उल्टा लिखा गया है ताकि शीशे में वो सीधा दिखे। इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन। अब पूछा है कॉनकेव मिरर के यूज बताने हैं। देखो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है जो लाइट रेस को इकट्ठा करता है, इसलिए हम इसको एज एन सोलर कुकर या सोलर हीटिंग डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं। दूसरा कॉनकेव मिरर जो होता है, अभी रे डायग्राम भी बनाएंगे, वो ना बड़ी इमेज बनाता है। अगर शीशे में तुम खुद को देखोगे ना कॉनकेव में तो वो बड़ी इमेज बनाएगा। तो इसको तुम एज एन शेविंग मिरर भी यूज कर सकते हो। दूसरा जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी इसी को ही यूज करते हैं ताकि इमेज को बड़ा देखा जा सके। अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तो ये क्या करता है ना, ये बड़ी चीजों को छोटा कर देता है, इकट्ठा कर देता है। तो गाड़ी के जो साइड में मिरर लगा होता है इसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर। वहां पे आपको कॉन्वेक्स यूज करना होता है क्योंकि वो बड़ी इमेज को छोटा कर देता है। मतलब बड़े ऑब्जेक्ट की जो एक इमेज अगर बनानी है तो ऑब्जेक्ट को छोटा कर देता है। उसके बाद इसको सिक्योरिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर लगा दिया तो मैं पूरी क्लास के बच्चों को ऐसे ऐसे ना देख के उस मिरर में आराम से देख सकता हूँ। इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा मुझे कि सारे बच्चे मुझे एक ही उसमें दिख जाएंगे। इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स आपको यूज करने हैं। तो इन चारों रूल को तुम इसी सीक्वेंस में याद करना, तुम्हें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। रूल नंबर 1, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो सारी फोकस से जाएंगी। जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो सारी की सारी फोकस से जाएंगी। हाँ, नॉर्मल से जब किसी भी सरफेस पे डालोगे ना मिरर पे, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन जाएगी नॉर्मल, इसको नॉर्मल बोलोगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर जब भी मिरर को हिट करेगा तो वो एक नॉर्मल वाली लाइन होगी, और नॉर्मल पे ही 90 डिग्री होता है तो ऊपर वाला एंगल आई हो जाएगा, नीचे वाला एंगल आर हो जाएगा। इसके बारे अब यहां से देखो, पहले इसको समझ लेते हैं। जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी रास्ते से लौट के आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे हिट हो रही है, और 90 में जब सीधा हिट होगा तो सीधा वापस आएगा। इसके बाद जो भी लाइट रेस फोकस से जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो भी लाइट रेस फोकस से जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और जो भी लाइट रेस पोल पे टकरा रही है एंड सेम उसी एंगल को फॉलो करते हुए नीचे को आ जाएगी। तो ये 4 रूल तुमने याद रखने। अब इमेज फॉर्मेशन समझते हैं। देखो, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने रखा हुआ है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो अभी हम किसके बना रहे हैं, अभी हम कॉनकेव के बना रहे हैं, फिर हम कॉन्वेक्स के भी बनाएंगे। तो देखो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो दैट मीन सबसे पहले लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएंगी, फोकस पे जाएंगी, पैरेलल आएंगी, फोकस पे जाएंगी। एक बार में कितने रूल अप्लाई करने हैं? देखो, एक बार में तुमने 2 रूल अप्लाई करने हैं। क्या हम 4 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर हौच पौच हो जाती है डायग्राम में, इसलिए हम इतने यूज नहीं करते। पर यहाँ पे तो आप एक ही यूज कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा नहीं है, वो इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, तो मैं बाकी रूल्स नहीं लगा रहा। तो एक ही रूल लग रहा है, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल आ रही है, और इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेज आती है वो पैरेलल ही आ रही है, वो पैरेलल आती है। तो जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल आएंगी वो सारी कहाँ इकट्ठा हो जाएंगी, फोकस पे। ध्यान रखना है एरो लगाना बहुत जरूरी है, वरना रे डायग्राम गलत है। कहाँ पे बनी इमेज, एफ पे। साइज कैसा है इसका, पॉइंट साइज, क्योंकि छोटा है बहुत ज्यादा। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो, ये शीशे के बाहर बन रही है। शीशे के बाहर बनने के लिए आपको यहाँ पे कोई ना कोई पेपर लगाना पड़ेगा देखने के लिए। तो जो भी स्क्रीन लगेगी उसके लिए वो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो जाएगी। ठीक, इधर बात करते हैं। अब कहाँ आ गया, बिटवीन सी एंड
इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है। रूल नंबर 1, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएंगी वो फोकस पे जाएंगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वहीं से लौट के वापस आ जाएगी। अब यहाँ पे दोनों लाइट रेज कट होगी तो यहाँ पे इमेज बनेगी। ये बी वाली लाइन नीचे आ चुकी है तो बी डैश, ए तो वही है तो ए डैश। क्या था ये, बी ए, ये क्या बन गया, ए डैश बी डैश, ये उल्टा हो गया। तीन चीजें बतानी पड़ेंगी। पोजीशन किसके बीच में आ रहा है, सी और एफ के बीच में। साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि अभी भी स्क्रीन के आगे ही है, मतलब मिरर के आगे, तो आपको स्क्रीन तो लगानी पड़ेगी, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड है। इधर आ जाते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या करा है, कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट को, सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। रूल नंबर 1 क्या है, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी वो फोकस से आएंगी। दूसरा रूल थोड़ा मुश्किल, आप कैसे लगाएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो भेज नहीं सकते नीचे को, तो फोकस से भेजते हैं। जो भी लाइट रेज फोकस से जाएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ये दोनों यहीं पे कट रही हैं तो यहाँ पे इमेज बनेगी, तो बी लौट के नीचे आ गया तो बी डैश हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स ये फिर से ए डैश बी डैश, ये बी ए हो गया। तो क्या हो गया पोजीशन एट सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी कॉनकेव मिरर में। साइज कैसा है, सेम एज ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसकी बारी, अब सी और एफ के बीच में रखो, बीच में रखा, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल से पैरेलल है वो फोकस से जाएंगी, जो फोकस से जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। क्या इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज सकते थे, हाँ भेज सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे दोनों लाइट रेज कट गई तो ए बी लौट के आया, तो बी डैश नीचे ए डैश ऊपर, तो पोजीशन बिहाइंड सी, अब सी के पीछे जा रहा है। साइज बिगर देन ऑब्जेक्ट, देखो बड़ा बन रहा है। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझने लायक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज का ऑब्जेक्ट बन रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज छोटी बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज अब बड़ी बननी शुरू हो चुकी है। ओके, अगले दो केस देखो। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फोकस पे। रूल क्या है, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो फोकस से जाएंगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वहीं से लौट के आएगी। ये तीसरा मैंने लगा दिया, पर नहीं भी लगाओगे तो कोई इशू नहीं है, दो से काम हो जाएगा, पर अगर पोल से टकराएगी तो सीधे नीचे आएगी। अब ये तीनों लाइट रेज मिल तो नहीं रही हैं, तो इन्फिनिटी पे जाके कहीं बनेगी, ठीक है। साइज बिगर देन ऑब्जेक्ट, ये बड़ा ही बनेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि अभी भी आ गई है, ठीक है। अब इसकी बारी देखो। अब हमने क्या करा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस से भी आगे। वो जो शेविंग मिरर वाला केस में तुम्हें बोल रहा था ना, वो यही है, फोकस से आगे। जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पहले जाएंगी वो फोकस पे आएंगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू है ऐसे ब्लॉक होने के, तो हम इसको नहीं लगा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो वहीं से वापस आ जाएगा, जो पोल से टकराएगा वो वहीं से टकरा के नीचे को आ जाएगा, बस। अब यह कहीं पीछे इमेज बनेगी, पीछे, तो डॉटेड लाइन लेके जाना, तो बी ऊपर बी डैश, ए नीचे ए डैश, मतलब ये कैसी इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है, बिगर देन ऑब्जेक्ट। अब तुम शीशे के अंदर खुद को देख सकते हो, तो जब शेविंग करनी होती है तो हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ताकि मिरर के अंदर खुद को बड़ा देख सके। पोजीशन बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ऐसी जब जो गाड़ी के हेडलाइट और टॉर्च होती है ना, टॉर्च में क्या करते हैं, आप बल्ब को फोकस पे रखो, इससे क्या फायदा होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद, तुमने देखोगे ना बल्ब के चारों तरफ रिफ्लेक्टिंग लगाई होती है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो लाइट जाएगी वो इन्फिनिटी तक जाएगी, या तब दूर तक जाएगी, इसलिए हेडलाइट और इनको आप दूर तक लाइट भेजना चाहते हो ताकि आपको दूर तक दिख सके। इतनी बात समझ में आई। चलो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस भी पीछे होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे होता है। तो पहले ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो डाइवर्ट हो जाएंगी क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है, और बाद में जाके इकट्ठा होंगी एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट का नाम हमने यहाँ पे फोकस है, तो यहाँ पे फोकस पे आके इकट्ठा हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 तो वैसे ही चल रहा है। पोजीशन एट एफ, साइज पॉइंट साइज, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद दूसरे केस में हमने क्या करा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दिया। इसमें सिर्फ दो ही केस बनते हैं, तो कहीं पे भी रख दो, ठीक है। जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पहले आएंगी वो पहले डाइवर्ट होंगी और फिर डॉटेड लाइन लेकर उसको फोकस पे ले आएंगे। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी रास्ते से फिर वापस आ जाएगी। यहाँ पे दोनों लाइट रेज कट हो गई, तो दैट मीन्स यहाँ पे इमेज बन गई, तो पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ। साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, छोटा है देखो,
और कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी है कि वो बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे इमेज में कन्वर्ट करेगा, तभी तो आप पीछे का ट्रैफिक देख पाओगे। नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये 6 रे डायग्राम कॉनकेव के और 2 रे डायग्राम कॉन्वेक्स के तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए अगर न्यूमेरिकल में रे डायग्राम बनाने को आया तो। आ जाओ आप समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं रिफ्लेक्शन में, मिरर फॉर्मूला। क्या है मिरर फॉर्मूला? ये एक रिलेशन है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। अब यहाँ पे फॉर्मूला तो है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f मतलब है फोकल लेंथ, v मतलब है इमेज डिस्टेंस, u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको लगाने से पहले आपको साइन कन्वेंशन पता करने पड़ेंगे, और साइन कन्वेंशन के लिए तुम्हें ग्राफ अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखो, ये पोल है यानी कि ओरिजिन है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स का पॉजिटिव वर्जन, ये नेगेटिव, ये वाई का ऊपर पॉजिटिव जाएगा और वाई का नीचे को क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ को वाई क्या है, पॉजिटिव, यहाँ को वाई क्या है, नेगेटिव। समझो, पहले बात करते हैं यू की। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, वो हर समय इस साइड रखा होगा, मतलब लाइट की उल्टी डायरेक्शन में। देखो वैसे लॉजिकली तो ये होता है, जो भी वैल्यूज लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में नापी जाती हैं उन सबको नेगेटिव लेना पड़ता है। अब जैसे मैं मिरर हूँ तो लाइट वहां से आएगी, ऑब्जेक्ट वहां रखा है तो मैं उल्टा जाऊंगा। मैंने क्या बोला था, दूरी पोल से नापी जाएगी, तो मैं उल्टा जाऊंगा उस साइड को। तो जब मैं उस साइड को जाऊंगा तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मैं उल्टा नाप रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए u हर समय कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो जो भी चीज यहाँ को नापी जाएगी इधर साइड को x पे, वो सब नेगेटिव। बात करते हैं फोकल की। कॉनकेव की जो फोकल है वो नेगेटिव होगी। अभी देखा था डायग्राम में, इसकी कॉनकेव की फोकस यहाँ रखी थी मैंने, तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव। पर कॉन्वेक्स तो उस साइड था तो उसकी फोकल पॉजिटिव। इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो आप न्यूमेरिकल में 20 नहीं रखोगे, -20 रखोगे उसकी जगह पे। ठीक है, आ जाओ अब बात करते हैं इमेज की। v अगर रियल है तो रियल इमेज शीशे के आगे बनती है तो उसको नेगेटिव लेंगे, अगर वर्चुअल है तो शीशे के पीछे जाएगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक वर्ड और आ जाता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट या साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू हाइट और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से जब डिवाइड होती है तो वो मैग्निफिकेशन बताता है। अब मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा या मीटर मीटर कट जाएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। मैग्निफिकेशन बेसिकली ये बताता है कि चीजें कितनी बड़ी बनने वाली हैं या कितनी छोटी बनने वाली हैं। ठीक है, अब समझो, एच डैश मतलब क्या था, इमेज। एच मतलब क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट, अभी तुमने देखा ना डायग्राम में, ऑब्जेक्ट ऐसे लाइन के ऊपर रखा जा रहा है, तो अगर ये लाइन के ऊपर को रखा जा रहा है तो इसको हर समय कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, चाहे कोई भी मिरर हो। इसके बाद अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड तो नीचे को बनेगी ना, उल्टी, तो उसको कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज 5 है तो 5 ही रखना, पर इमेज का बोला है रियल इमेज है और साइज 5 है तो 5 मत रखना, -5 रखना, तब जाके सॉल्व करना आगे को। ठीक हो गया। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज होती है, तो सीधी इमेज ऊपर को, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये कैसे रखी जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, इतना भी समझ में आ गया होगा। मैग्निफिकेशन भी दो हो सकता है, या तो आंसर प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा। तो प्लस में आया तो वर्चुअल इमेज होगी, माइनस में आया तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। मैग्निफिकेशन अगर 1 आया तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर साइज के होंगे। 1 से बड़ा आया तो इमेज बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट छोटा होगा। 1 से छोटा आया तो इमेज छोटी होगी, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है -v/u, तो यहाँ से भी तो मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो थ्योरेटिकल पोर्शन तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यहाँ पे समाप्त होता है। न्यूमेरिकल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगली पार्ट में तुम पूरे प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे।